स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर 13 मोटिवेशन स्टार्ट लिया था एंड उसके अंदर हमने बेसिक्स मोटिवेशन के किए थे, जिसके अंदर हमने मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लास्ट में प्रोसेस करके एक जनरल मीनिंग उसका गेन किया था। इस वीडियो के अंदर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है मोटिवेशन का, प्रीवियसली ऑल्सो आपने अगर +2 के अंदर मोटिवेशन पढ़ा होगा तो थ्योरीज़ आपने डिटेल में नहीं पढ़ी होंगी। आने वाले 3 लेक्चर्स जो मोटिवेशन के हैं वो थ्योरीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। प्लस अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर में एचटेट दें या नेट दें, मोटिवेशन की थ्योरीज़ एज़ वेल एज़ लीडरशिप की थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर इनमें से आपको क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन थ्योरीज़ को अच्छे से करिए ताकि आपको उस समय जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन गेन करें और एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होएं तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, let us start with traditional approaches or theories of motivation. स्टूडेंट्स, जो हमारी मोटिवेशन की थ्योरीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हैं। फर्स्ट इन ट्रेडिशनल थ्योरी एंड सेकंड वन इज़ मॉडर्न थ्योरी। इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिशनल थ्योरीज़ कवर अप करेंगे और आने वाले 2 वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम मॉडर्न थ्योरीज़ जो मोटिवेशन की हैं वो कवर अप करेंगे। तो इनको ध्यान से अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स एंड क्वेरीज़ को प्लीज़ पूछिए, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर, ये और आने वाला लीडरशिप, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो एक चैप्टर नंबर 4 अभी हमने कवर अप करना है इन चैप्टर्स के बाद, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 to 4 चैप्टर्स मैनेजमेंट के हैं जो आपको बाय हार्ट आने चाहिए। कोई भी कुछ पूछे तो आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशनल थ्योरी। जो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 टाइप की हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। फर्स्ट वन इज़ फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, सेकेंड वन इज़ रिवॉर्ड थ्योरी एंड लास्ट वन इज़ कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी से। फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी क्या है, ध्यान से देखो। फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैं एक पहले आपको जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। देखो है किस चीज़ के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो फियर एंड जो हमारी पनिशमेंट थ्योरी है, इसके अंदर हम मोटिवेट कैसे करते हैं, नेगेटिव मैनर में। लेकिन नेगेटिव तरीका क्यों अडॉप्ट करते हैं, नेगेटिव तरीका कौन सा अडॉप्ट करते हैं? उन्हें डरा धमकाकर उनसे काम करवाया जाता है, उनकी कमज़ोरियों के ऊपर टारगेट किया जाता है, और अगर बोला जाता है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो सामने वाली पार्टी को, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें उस डर के मारे वो काम करना पड़ता है। इस तरह से मोटिवेट किया जाता था। जनरली आज के टाइम में ऐसा नहीं है, बट प्रीवियसली जब हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे कि वो स्विच ऑन कर जाएं किसी और कंपनी में। तो उस समय उन्हें मजबूरी में इस तरह की, आप कह लीजिए, जो नेगेटिव मोटिवेशन है उसको फेस करना पड़ता था और काम करना पड़ता था। तो फर्स्ट वन इज़, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, fear has been treated as the proper medium of motivating the employees and workers. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो फियर है, ठीक है, उसको एक मीडियम लिया जाता है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी, द मैनेजर्स शुड एम एट द वीकनेस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो मैनेजर हैं, जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की कमज़ोरियां हैं, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। उनकी जो कमज़ोरियां हैं उस पे उनको जानते हैं और उसको सॉफ्ट टारगेट बनाकर अपना काम निकलवाते हैं इस थ्योरी के अंदर। द नीड्स ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड देयर weaknesses and the needs of the subordinates are their weaknesses and they want to collect money to fulfill their needs. और देखिए स्टूडेंट्स, जो एम्प्लॉयज़ थे उस समय, उनकी जो नीड्स थी, ज़रूरतें थी, वो क्या थी, उनकी वीकनेस। सपोज़ किसी के पास पैसा नहीं है तो तभी वो काम कर रहा है, तो वो जो वीकनेस है वो क्या है कि वो, उसके पास पैसा कम है, तो वो पैसा कमाने के लिए उसकी ज़रूरत है पैसा कमाना, तभी वो अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाएगा।
तो जो मैनेजर्स थे या हायर अथॉरिटीज़ थे वो एम्प्लॉयज़ को यही कहते थे कि जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन की वीकनेस पता लगी कि वो मतलब कि वो फाइनेंशियली बड़ी सारी प्रॉब्लम झेल रहा है, तो वो क्या करते थे, उस नीड को टारगेट, उस वीकनेस को टारगेट करके उसे कहते थे अगर तूने काम अच्छे से नहीं किया तो हम तुम्हें फायर कर देंगे कंपनी से। तो उस डर के मारे वो क्या करता था, काम करता था, क्योंकि उसकी वीकनेस थी पैसा नहीं और उसकी ज़रूरत क्या थी, पैसा कमाना। It means that a sense of fear should be created in the minds of the subordinate that if they do not work at their full capability, they will be removed from their job. और एक तरह का डर उनके दिमाग में बिठाया जाता था कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं करेंगे, तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा. Next is, in this way they will not be able to accumulate money and their needs will remain unfulfilled. और फिर उनके माइंड में ये चीज़ डर सा आ जाता था, अगर हमें निकाल दिया तो फिर हम अपनी जो नीड्स हैं उनको किस तरीके से फुलफ़िल करेंगे. और मजबूरी में मोटिवेट आप कह लीजिए या आप कह लीजिए कि नेगेटिव मोटिवेट होकर वो क्या करते थे, काम करते थे. इन अदर वर्ड, द फियर ऑफ बीइंग रिमूव फ्रॉम देयर जॉब विल कीप देम. उनको वो चीज़ डरा के रखती थी और वो क्या करते थे, काम जो था, वर्क था, उसको फुल कैपेबिलिटी से परफॉर्म करते थे. दिस कंसेप्ट इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर एंड नो बडी हैज़ एनी ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू ओबे दिस ऑर्डर. और जो ये कंसेप्ट था वो एक तरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर था और दूसरे बंदे के पास कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था कि वो इस ऑर्डर को क्या करे, ओबे करे. स्टूडेंट्स, अभी मैं एक आपको इसका क्रिटिसिज्म और यूटिलिटी भी डिस्कस करती हूँ. इसकी क्या है क्रिटिसिज्म और यूटिलिटी, ठीक है. कौन सी थ्योरी है ये, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी. इसका क्या क्रिटिसिज्म होगा, जल्दी से अपने दिमाग में सोचिए क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है. क्रिटिसिज्म यही है, अगर हम इसको करंट स्केनेरियो के साथ मैच करें, ये थ्योरी सपोर्ट नहीं, कोई भी इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता और उन्हें यही लगा रहता है कि आज के टाइम ऐसा है कि अगर आप इस तरीके से लोगों को डराओगे तो वो आपका काम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है. उस समय जो वो थे आपके मैनेजर्स एंड ऑल, वो क्या करते थे कि इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे एंड दे थिंक दैट दिस प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कैन गेट क्विक वर्क परफॉर्मेंस, कि उन्हें जल्दी वर्क परफॉर्मेंस मिल जाएगी. बट ये प्रिंसिपल अप्रोप्रिएट नहीं है कि और आपको पता है करंट में हर चीज़ की यूनियंस बनी हुई हैं, वैसे ही लेबर यूनियंस भी हैं, अब एग्जिस्टेंस में आ गई. ये चीज़ तब कारगर थी जब एम्प्लॉयज़ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे, उनके पास कोई भी साधन नहीं था अपनी आवाज़ को उठाने के लिए. लेकिन आप करंट में देखो तो बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं. अगर आप कोई भी एम्प्लॉयर या हायर अथॉरिटी किसी भी एम्प्लॉय को तंग करती है, वो सीधा ट्रेड यूनियंस में क्या कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं एंड लॉकआउट्स एंड ये सब हड़ताल्स वगैरह हो जाती हैं. तो करंटली तो यही है कि हाँ भी ये सिचुएशन करंट स्केनेरियो में बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, ठीक है. यूटिलिटी मतलब कि ये कहाँ यूज़ हो सकती है, किस तरह के स्केनेरियो में आप इस थ्योरी को इस्तेमाल कर सकते हो. ये थ्योरी वहाँ यूज़फुल है जहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो कमज़ोर हैं, ठीक है, और जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्कार्स हैं, कम है, लेबर यूनियंस नहीं है. वहाँ पर ये काम क्या कर सकता है, जो हमारी फेयर एंड पनिशमेंट थ्योरी है ये काम कर सकती है. बट अगर करंट स्केनेरियो में देखें, ट्रेड यूनियंस भी हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं और एम्प्लॉयज़ अब वीक नहीं रहे. तो ये जो चीज़ थी ये कब इम्प्लीमेंट होती थी, जब अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या था, स्टार्ट था. क्लियर हो गया इसके क्रिटिसिज्म और यूटिलिटी. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिवॉर्ड थ्योरी. रिवॉर्ड थ्योरी के अंदर क्या है कि एक जनरल एक ओवरव्यू दे दूँ मैं आपको इस थ्योरी का. तो रिवॉर्ड थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि आप एम्प्लॉयज़ को रेमोनरेशन के साथ साथ हायर रिवॉर्ड्स दो, जिससे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और जो काम है वो फुल कैपेबिलिटी से करेंगे. तो देखिए और इसका के अंदर क्या क्या है, क्या इस थ्योरी की यूटिलिटी है और क्या इसकी क्रिटिसिज्म है, वो अब हम अच्छे से करते हैं. According to this concept, man works only to increase his financial profits. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो आदमी है, जो मैन है, वो क्यों काम करता है, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए. इट मीन्स दैट मोर रेमोनरेशन विल रिजल्ट इन मोर वर्क, कि उन्हें ये लगता है एम्प्लॉयज़ को कि
और इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है वो भी इस थ्योरी को क्यों फॉलो करता है, उन्हें ये लगता है कि अगर हम अपने वर्क फोर्स को, जो हमारे लेबरर्स वगैरह हैं, उन्हें ज़्यादा रेमुनरेशन देंगे तो वो काम भी हमें ज़्यादा देंगे. In other words, if the remuneration is related to the amount of work, the subordinates will put in more hard work. उन्हें ये लगता है कि अगर ज़्यादा रेमुनरेशन देंगे तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे. In other words, the subordinate will make the maximum use of their available capacity to work with the view to getting more remuneration as a reward. और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेमुनरेशन अर्न कर सकें. इट मीन्स दैट दे शुड बी गिवन मोर सैलरी टू गेट मोर वर्क. इस थ्योरी के अंदर ये है कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी दी जाएगी ताकि वो अच्छे से काम करें, इससे उन्हें फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी एंड वो हमारी इंटरप्राइज के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे. इस थ्योरी के अंदर एक इंटरप्राइज को दो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे. फर्स्ट वन इज़ जो लेबर टर्नओवर रेशियो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होंगे, फुली सेटिस्फाइड होंगे. The people from outside the enterprise also get impressed by more salary and good work environment. In short, motivation by this principle results in the availability of an efficient team of people for the enterprise. और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचेंगे. हमारे इंटरप्राइज के बाहर के लोग भी क्या होंगे, हमसे इम्प्रेस्ड होंगे, वो भी ज़्यादा सैलरी और उन्हें भी गुड वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा. ठीक है, वो जो लोग हैं हमारी और जो ये वाला प्रिंसिपल है, ठीक है, मोटिवेशन का, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एफिशिएंट टीम क्या होगी, जनरेट होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी अपनी फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म और यूटिलिटी की, अब हम इस थ्योरी के भी कुछ एक क्रिटिसिज्म है और हमारी यूटिलिटी है. तो क्रिटिसिज्म क्या है, क्या लगता है आपको, ये कौन से ग्राउंड के ऊपर क्रिटिसाइज़ की गई होगी. सम स्कॉलर्स अभी भी इस प्रिंसिपल को एक डाउट के साथ देख रहे हैं. ठीक है, दे थिंक दैट मैन इज़ नॉट एन इकोनॉमिक बीइंग बट अलॉन्ग विद इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स ही नीड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सोशल प्रेस्टीज एक्सेट्रा. कई स्कॉलर्स को ये लगता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से आप पर्सन को खरीद नहीं सकते. इन स्पाइट ऑफ मनी एक पर्सन को सेल्फ, आप कह लीजिए, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए. ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसे एक रिकॉग्निशन चाहिए, उसे एक सोशल प्रेस्टीज चाहिए. तो आप ये नहीं कह सकते कि अकेला रेमुनरेशन बढ़ाने से या मॉनेटरी मैनर में उसको रिवॉर्ड देने से हम उसकी फुल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये चीज़ आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होगी कि मोटिवेशन हम कई तरीक़ों से दे सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी होता है और मॉनेटरी भी होता है. ये डिपेंड करता है कि पर्सन की नीड किस अकॉर्डिंगली है. कईयों को पैसा नहीं चाहिए होता लेकिन बाकी की चीज़ें भी चाहिए होती. तो इन ग्राउंड्स के ऊपर इस थ्योरी को, जो रिवॉर्ड थ्योरी है, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है. बट अगर क्रिटिसाइज़ किया हुआ है तो इस थ्योरी की अपनी यूटिलिटी भी है. तो यूटिलिटी क्या है इस थ्योरी की, ठीक है, मनी अलोन कैन बी इम्पार्शियल मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़. वो कहते हैं कि मनी की हेल्प से ना हम इम्पार्शियली एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. अगर हम उनकी सैलरीज वगैरह बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आएगी, उनका मान सम्मान भी सोसाइटी के अंदर बढ़ेगा. एक ये बाकी फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मोर क्लियर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि हम इसको इजीली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है. सपोज़ अगर आपने किसी एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन दी, सोशल प्रेस्टीज दी, आप उसको किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे ना, क्योंकि वो क्वांटिफाइबल नहीं है. लेकिन जो ये मोटिवेटिंग जो रेमुनरेशन है, इंक्रीज़ इन रेमुनरेशन, इंक्रीज़ इन मॉनेटरी बेनिफिट, ये क्या है,
एक क्लियर मोटिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। और जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं वो एम्प्लॉय के लिए क्या करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं और उसे इनकरेज करते हैं कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या कर ले, इम्प्रूव कर ले। क्लियर हो गया? ये तो थे स्टूडेंट्स हमारी रिवॉर्ड थ्योरी। अब जो हमारी थ्योरी, जो लास्ट थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरीज के अंदर, वो है हमारी कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, ठीक है। अब कैरेट एंड स्टिक थ्योरी क्या है? कैरेट एंड स्टिक थ्योरी इज द मिक्सचर ऑफ फियर एंड पनिशमेंट प्लस रिवॉर्ड थ्योरी। ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। मतलब इसमें पनिशमेंट भी दी जाएगी और रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, लेकिन कब दिए जाएंगे वो अब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। According to this theory, employees should be rewarded or punished depending upon the extent of their efficiency. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड या पनिशमेंट देना वो किसके ऊपर निर्भर करता है, उनकी एफिशिएंसी के लेवल के ऊपर। द रिज़ल्ट इज़ दैट दे आर इंस्पायर्ड टू डू मोर वर्क। और जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, चाहे फियर से करेंगे चाहे रेमोनरेशन बढ़ाकर करेंगे, तो इन मोटिवेटिंग फैक्टर से वो क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं ज़्यादा काम करने के लिए। अंडर दिस नॉर्मल वर्क ऑफ ईच एम्प्लॉय इज डिटर्मिन्ड। जैसे ये एम्प्लॉयज़ हैं ए बी, इनका नॉर्मल वर्क कह दिया कि तुमने 150 यूनिट रोज़ प्रोड्यूस करने हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय इज पुट मोर देन हिज नॉर्मल वर्क ही शुड बी, सपोज इसने कर दिए 180, ठीक है, मतलब इसका ज़्यादा हो गया। एंड इफ़ ही परफॉर्म्स, और इसने कर दिए 100 यूनिट ही प्रोड्यूस किए। टारगेट था दोनों का 150 का, ए ने 100 ही किए हैं, बी ने कितने कर दिए, 180। इफ़ एन एम्प्लॉय पुट्स इन मोर देन हिज नॉर्मल वर्क ही शुड बी रिवॉर्डेड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर जो एम्प्लॉय है वो अपने नॉर्मल वर्क से क्या करता है, ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो उसे हम क्या देंगे, मॉनेटरी वे में रिवॉर्ड देंगे। अब अगर वो अपने नॉर्मल वर्क से कम करता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, उसे पनिशमेंट देंगे, उसे थ्रेट देंगे, उसे डराएंगे कि तूने अगर इस तरह से काम किया या फ्यूचर में भी करेगा तो फिर तुझे रेस्टिगेट हम कंपनी से कर देंगे। इस तरह से डरा ताकि वो आगे से इस तरह की गलती ना दोहराए। इस तरह से हम क्या करते हैं, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी के अंदर फियर एंड पनिशमेंट का इस्तेमाल भी करते हैं और रिवॉर्ड का यूसेज भी करते हैं इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ सो दैट वो अपनी फुल कैपेबिलिटी का क्या करे, यूटिलाइजेशन करे। Next is, according to this theory, reward or more remuneration than normal will be given only when the minimum work conditions are satisfied. इस थ्योरी के अंदर जो रिवॉर्ड है या रेमोनरेशन हम कब देंगे, जब वो जो हमारी मिनिमम वर्किंग कंडीशंस हैं, मतलब जो भी हमने सेट टारगेट्स किए हैं उन्हें वो क्या करते हैं, अचीव करते हैं या नहीं अचीव करते हैं। Many researchers have given their opinion in favor of this theory. कई रिसर्चर्स ने अपने ओपिनियन इस थ्योरी के फेवर में भी दिए हैं। According to them, by implementing a simultaneous policy of reward and punishment, the employees can be motivated. वो कहते हैं कि हाँ, कि आप साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करो, मतलब बैलेंस करके, ना तो ज़्यादा फियर और पनिशमेंट होए ना ही ज़्यादा रिवॉर्ड होए। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और फुल कैपेबिलिटी का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज़ किया है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। वो ग्राउंड्स क्या क्या थे? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, मोटिवेशन डन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज़ नॉट सक्सेसफुल। कुछ स्कॉलर्स ने यही बोला कि इस तरह से भी करेंगे तो हम चाह रहे हैं कि फुल कैपेबिलिटी से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परफॉर्म करे, वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और यूटिलिटी का क्या है, यूटिलिटी यही है कि ये थ्योरी वहाँ यूज़फुल होगी जहाँ पर जो फिज़िकल है या सिक्योरिटी नीड्स हैं स्टिल रिमेन टू बी रियलाइज्ड। क्योंकि फिज़िकल और सेफ हमारी सिक्योरिटी नीड्स कौन सी होती है, फिज़िकल नीड्स होती है जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और सेफ्टी नीड्स होगी हमारी जैसे कि कुछ भी आप कह लीजिए, जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो गया, या मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में मतलब क्या बैकअप उसने अपना मेंटेन करके रखा हुआ है सेफ्टी पर्पसेस के लिए। तो ये सारी किसके अंदर आ जाती है, हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर आ जाती हैं। तो जो हमारी कैरेट एंड स्टिक थ्योरी है वो फ़ायदेमंद तभी साबित होगी अगर किसी भी पर्सन की ये नीड्स फुलफ़िल नहीं है।
क्योंकि अगर ये नीड्स फुलफ़िल हैं तो रिवॉर्ड अगर हम उसको देंगे भी, अगर वो अच्छे से काम करता भी है तो वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा उसे चाहिए था ये बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, वो बेसिक नीड्स उसकी ऑलरेडी पहले से ही फुलफ़िल है। और उसे डर भी नहीं है कि हाँ भी अगर निकाल भी दें कोई नहीं, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ऑन कर जाएगा, क्योंकि उसके पास बेसिक नीड्स सब कुछ हैं। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया है कि जो ये थ्योरी है ये वहीं यूटिलाइज होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी अगर एक एम्प्लॉय की जो बेसिक नीड्स हैं, जो हम उसकी फ़िज़िकल नीड्स हो गया, या आप कह लीजिए उसकी सिक्योरिटी नीड्स है, वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि ये थ्योरीज क्यों फेल हुई, ट्रेडिशनल थ्योरीज क्यों फेल हुई और मॉडर्न थ्योरीज क्यों आई इनके प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम वो पॉइंट्स डिस्कस आउट करते हैं। ऑल दी थ्री ट्रेडिशनल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। वो सेम कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड थी कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है थ्रेट या पैसा देकर, और किसी चीज़ के बारे में कोई नहीं इन्होंने सोचा। दे थिंक दैट दी वर्कर्स आर लेजी बाय नेचर एंड दे शर्क वर्क। उन्हें लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो लेजी हैं या वो काम करने से कतराते हैं। शर्कर्स होते हैं जो कतराते हैं काम करने से। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एम्प्लॉयज़। और कई लोगों को डर लगता है कि वो इंटरप्राइज में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। दे मस्ट बी प्रेशराइज, उन्हें प्रेशराइज किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट वर्क आउट, और प्रेशराइज करके हम काम नहीं निकलवा सकते। एंड मैकग्रेगर ऑल्सो फील दैट इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्सोल्यूटली फॉल्स नोशंस। वो भी कह रहा है कि फॉल्स चीज़ों के ऊपर ही बेस है, इस तरह से मोटिवेट करके हम एम्प्लॉय से काम नहीं निकलवा सकते। Therefore, in order to utilize the maximum capability of the workers, it is not necessary। वही है कि अगर हमने मैक्सिमम कैपेबिलिटी उनसे निकलवानी है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस अगर हमें चाहते हैं, तो हमें उन्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उन्हें एक फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना चाहिए, एक फ्री कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो फ्रीली क्या कर सके, उस इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकें। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मोटिवेशन की ट्रेडिशनल थ्योरीज करी। ट्रेडिशनल थ्योरीज कितनी थी, जल्दी से रिकॉल करो। फर्स्ट वन वाज फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, सेकंड वन वाज रिवॉर्ड थ्योरी, एंड लास्ट वन वाज कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। उसके बाद हमने क्या किया, कॉजेज़ किए कि ये थ्योरीज क्यों फेल हुई, और मॉडर्न थ्योरीज का कैसे बर्थ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोटिवेशन की जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, 8 थ्योरीज हैं मॉडर्न, 4 थ्योरीज हम एक वीडियो में करेंगे, 4 थ्योरीज हम एक दूसरी वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।